So hi everyone, welcome back and today we are going to start with this question number 6 नेट इनकम अप्रोच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये नेट इनकम अप्रोच कहाँ से हमने सीखा था, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थेरीज में 4 थेरी हमने देखनी है। 2 थेरी ऐसा बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी की वैल्यू बदलती है, 2 थेरी ऐसी बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती। हम पहले देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थेरी। कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थेरी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे करने से, इक्विटी को बढ़ाने कम करने से, डेट को बढ़ाने कम करने से कंपनी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। रिलेवेंस थ्योरी यानी कि फर्क पड़ता है। उसमें सबसे पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच और इस वाले लेक्चर में हम उसके बारे में देखेंगे। सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। एज पर द नेट इनकम अप्रोच, क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ में। एज पर द नेट इनकम अप्रोच एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन अफेक्ट करते हैं weighted average cost of capital, thereby affecting the value of the firm as well as the market prices of the share. So एक सेकंड में थोड़ा सा सरक जाता हूँ। नेट इनकम अप्रोच से हिसाब से बताइए कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपके डिसीजन होते हैं ये अफेक्ट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, यानी कि डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन ऊपर नीचे करने से क्या WACC चेंज होगा? यस सर, होगा। और WACC चेंज हुआ तो वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होगी एज वेल एज द मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर। तो ये पूरी कहानी है, ये आप पढ़ना चाहे आप पढ़ लो। मैं आपको पढ़ पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। और आप अगर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो वही चीज़ वापस अब आप मुझसे सुनने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये सब हटाएं अभी हम पहले। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT, या हम अभी सिर्फ नेट इनकम लिखेंगे। अच्छा, फर्म लिख दिया है तो हम EBIT लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय WACC। यही मैंने लिखा था कहीं तो ऊपर में, याद होगा अगर आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये चीज़। सो फर्म की वैल्यू इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय WACC। ये आप मानते हैं? सो EBIT डिवाइडेड बाय WACC होता है। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर अर्निंग होती 100 और WACC होता 10 तो वैल्यू कितनी होती? 1000। ये आप मानते हैं? हाँ सर, मानते हैं। अब क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ, मतलब जो मेन मुद्दा है अपना क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि सर क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलने से फर्म की वैल्यू बदलती है? तो हाँ सर, बदलती है। करके देख लो, 100 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो 500 आ गई, वैल्यू बदलती है। और एक चीज़ ध्यान में रखने लायक है आपको यहाँ पे इन दोनों से, अगर WACC बढ़ा तो कंपनी की वैल्यू गिरेगी, WACC गिरा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। आप लेके देख लो वापस से। अगर आप यहाँ पे 1000 लेते हैं और यहाँ पे 0.05 लेते हैं तो आंसर आएगा आपका, सॉरी 1000 नहीं, 100 की जगह 100 ही रहने दो, ये नहीं बदलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम कम कर देते हैं तो वैल्यू 2000 हो जाती है। यानी कि आपका खर्चा कंपनी का जितना कम होएगा, कॉस्ट कैपिटल पे कम से कम लगेगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होगी। सो एक चीज़ यहाँ से डिसीजन हम निकाल सकते हैं, सर कभी भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होना चाहिए, कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो ये हमने कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिया। अब मुद्दा क्या आता है, ध्यान दो। मैं बोलता हूँ इस चीज़ पे फोकस करो, WACC पे। ये WACC कैलकुलेट कहाँ से होता है? WACC कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। इक्विटी और डेट हम मान के चलेंगे, अजम्पशंस में हमने लिया था कि 2 ही तरह का होता है। लेट्स से 100 रुपये का इक्विटी, 100 रुपये का डेट है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इक्विटी ज़्यादा रिस्की होता है डेट से। मार्केट में इक्विटी ज़्यादा रिस्की होता है डेट से। डेट यानी कि नॉर्मल तरह का लोन जो हम बैंक से उठा सकते हैं, या डिबेंचर जो हम शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं। सो जनरली कभी भी अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, ठीक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप निकालोगे तो इक्विटी की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है और डेट की कॉस्ट कम होती है कभी भी, ठीक है। ये नॉर्मल रूल है और मैक्सिमम प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि डेट की कॉस्ट ज़्यादा है इक्विटी से, ठीक है। अब आप वेट ले लो,
वेट अगर लोगे तो वेट है 0.50 क्योंकि हमारे पास में 200 है, 100 में से 200 0.50, 100 में से 200 0.50। सो कॉस्ट इंटू वेट अगर आप करोगे तो 10% और ये 7 यानी कि 17% हमारा WACC आ रहा है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 14% जो है ये ऑलरेडी 1 माइनस टैक्स करने के बाद की फिगर है, तो 1 माइनस टैक्स अभी और नहीं करना। ये एक तरीका हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 17% आया, ठीक है। अब वापस से मैं WACC निकाल रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। इक्विटी और डेट, हम टोटल कैपिटल उतना ही रखते हैं और डेट की अमाउंट बढ़ा देते हैं। सो अब प्रोपोर्शन मैंने बदल दिया, अगर आप ध्यान दोगे तो 50 और 150 किया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मान के चलते हैं सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेट अब बदल गए, वेट ये 0.25 और ये हो गया 0.75, और अगर अब कैलकुलेट करोगे तो 0.25 इंटू 20 इज 5 और 0.75 इंटू 14 अगर आप देखोगे तो कितना आता है 10.5, और अगर टोटल देखोगे तो 15.5%। इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो? पहली चीज कि सर डेट, WACC और वैल्यू, यहाँ हमने क्या लिया था, सिर्फ WACC और वैल्यू। इसके पहले मैं अब एक और कॉलम डाल देता हूँ डेट का। डेट का अमाउंट आप देखोगे तो आपने पहले 100 से 150 किया है। अगर आप डेट बढ़ाते हो तो आप देखो आपकी WACC बढ़ी है या कम हुई है। डेट हमने पहले से बढ़ाया लेकिन WACC हमारी पहले से कम हुई है। पहले हमारा 17% था, अब हमारा 15.5% है, यानी कि WACC गिरा। और अगर WACC गिरा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, यही हमने यहाँ पे लिखा, WACC अगर गिरा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। इसका उल्टा भी सही रहेगा, अगर डेट गिरा तो WACC बढ़ेगा और कंपनी की वैल्यू गिरेगी। कुछ सेंटेंसेस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। एन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि डेट की वैल्यू अगर बढ़ती है, इट विल लीड टू डिक्लाइन इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिक्लाइन हुआ था कि नहीं हुआ था? एंड वाइल द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर विल इंक्रीज। डेट बढ़ा, WACC गिरा और कंपनी की वैल्यू बढ़ी। सेम चीज कॉन्वर्सली, डिक्रीज इन द लिवरेज मतलब डेट अगर कम हुआ तो इंक्रीज होगा WACC और डिक्लाइन आएगा वैल्यू में एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अरे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आप कैसे निकालते हो? आपको पता है क्या मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं शेयर की? सर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। वैल्यू बढ़ी तो मार्केट प्राइस बढ़ती है, सेम। सो अगर आप इसके आगे मार्केट प्राइस का भी लगाना चाहोगे तो वो ऐसे ही आएगा जैसे वैल्यू है। ये है आपका नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है सर? ये सारी चीजें और इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन है जो हम कवर अप करेंगे, ध्यान देंगे। Thus, under the net income approach, the value of the firm and the market price of the share will be maximum when the WACC will be minimum. ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला? WACC जितना नीचे गिरते जाएगा उतना ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक सेंटेंस क्लियर यहां बनता है कि सर WACC कम से कम रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगी। अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि सर कंपनी की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, तो आप आंसर क्या करोगे? जब WACC कम होगा। जब हमारा खर्चा कम से कम होगा तो सर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ध्यान देंगे अब। ऑन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इन बोथ, अच्छा ये लास्ट वाला जो पॉइंट आप पढ़ो। ऑन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इन बोथ द अबव सिचुएशन इट इज अज्यूम्ड दैट KE एंड KD डू नॉट चेंज विद द लिवरेज। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट बदलता नहीं है, ये अजम्पशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? हाउ अंडर द नेट इनकम अप्रोच द फर्म कैन इंक्रीज इट्स टोटल वैल्यू। बहुत ही सिंपल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब WACC गिरेगा। अंडर द नेट इनकम अप्रोच द फर्म वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी मैक्सिमम व्हेन WACC इज मिनिमम। सेम आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फर्म इंक्रीज कर सकती है उसकी टोटल वैल्यू बाय डिक्रीजिंग इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेम मतलब है, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे दिया दो बार। टू अचीव द हाइएस्ट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्म टोटल और मैक्सिमम पॉसिबल डेट फाइनेंसिंग शुड बी डन। अब एक चीज ध्यान दो, ये तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? उल्टा आ रहे हैं हम, ठीक है।
अगर हम सेंटेंस क्या बोलते हैं, अगर हमको मैक्सिमम प्राइस चाहिए कंपनी की तो मिनिमम डब्ल्यूएसीसी चाहिए, और ये कब अचीव हो सकता है, जब कंपनी में डेट की अमाउंट आप बढ़ाओगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, डब्ल्यूएसीसी कम होते जाएगा कम होते जाएगा कम होते जाएगा, और कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आ रही बात आपको समझ में? The significant conclusion of this approach is that it pleads for the firm to employ as much debt as possible to maximize its value. ओवरऑल सिर्फ तीन चीज़ें इसमें पूरे सेंटेंस में लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ द फर्म तब बढ़ती है जब डब्ल्यू कम होता है, डब्ल्यू कम होता है जब डेट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में अब फॉर्मूला क्या है फर्म की वैल्यू निकालने का? सर बहुत ही सिंपल, टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विटी प्लस टोटल वैल्यू ऑफ द डेट। आप उसको ई प्लस डी भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, समझना चाहिए, आपके सिलेबस में एस लिखा है। सो टोटल मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी की और डेट की अगर आप टोटल कर लो तो वो बन जाएगी फर्म की वैल्यू। ध्यान देंगे ये सिर्फ इक्विटी की वैल्यू नहीं, ये है फर्म की वैल्यू। सो फर्म की टोटल वैल्यू नेट इनकम अप्रोच से कैसे निकालना है? बहुत ही सिंपल, इक्विटी की मार्केट वैल्यू डेट की मार्केट वैल्यू का टोटल। और अब आपको इसके अंदर में ध्यान दो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ई प्लस डी, तो ई कैसे निकालोगे? ई निकालने का तरीका ये रहा, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम, और ये नेट इनकम कौन सा होगा? जो इक्विटी वालों के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे ही अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट, अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट करोगे तो आपको कैपिटल मिलेगा, यानी कि वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला पार्ट भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन खत्म हुए। लास्ट वाला पार्ट देखो, सबसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बोलता था कि इक्विटी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हमने बोला कि सर इक्विटी की अर्निंग न्यूमरेटर में रख दो, इक्विटी की कॉस्ट डिनोमिनेटर में रख दो, तो इक्विटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सर फर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक तो ई प्लस डी तो बताया ही बताया, लेकिन इनकम से निकालना है तो कैसे निकालोगे? नेट इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म की वैल्यू निकालना है तो फर्म की इनकम ऊपर रखो, और फर्म की इनकम को हम क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। और फर्म की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इन्हीं डेटा के साथ में आपको ये बोला गया कि सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, तो ये केओ जो है उसको इधर भेज दो और वैल्यू ऑफ द फर्म को उधर लेके आ जाओ, तो आपका फॉर्मूला बनेगा केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आप ऐसे भी करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। यानी कि मैं एक ही चीज़ से 3 आंसर तो निकाल ही सकता हूँ, ये तो आपको मतलब इतना सा कॉमन सेंस तो लगेगा ही कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कॉस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी है तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, या फिर आपको ईबीआईटी भी निकालना है तो अरे अब ये पेंसिल नहीं चल रही है, आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा होल्ड करो, मैं आपको बोलता हूँ, आप लिखते जाओ। जो ईबीआईटी अगर आपने लिखा होगा तो ईबीआईटी कैसे निकाल पाओगे आप? वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके। 2 मिनट होल्ड करते हैं जब तक हमारी पेंसिल चार्ज नहीं हो जाती।
ध्यान देंगे। सो EBIT, अरे ये चलना क्यों बंद हो गया? सो EBIT इज इक्वल टू, होल्ड करो, ये तो चल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप लिख लो, मैं देखता हूँ उसको। EBIT इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप ये ट्रांसफ़र करके देखो, आपको पता चल जाएगा। वैसे तो चल रहा था। चलो ठीक है, EBIT इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आप लिख लो। आगे बढ़ते हैं। दो मिनट का प्रॉब्लम रहता है बस। तो ये भी हो गया, 10 हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। और आखिरी में क्या है सर, अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच यूज्ड टू एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, इसको भी हम देखेंगे। यार अगर आप ये पढ़ भी लो ना तो दैट विल बी सफिशिएंट, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ना एग्ज़ाम में काम का है और इतना कोई इम्पोर्टेंट है भी नहीं। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कुछ कुछ चीज़ें छोड़ के चल सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये पढ़ लो, कुछ दिक्कत हो तो बाद में पूछ लेना। ये वाला आइटम आप पढ़ लो, ट्रेडिशनल अप्रोच वाला, और ये वाला आइटम आप पढ़ लो, सेम ऐसे ही है आधा तो। ये भी नॉर्मल है, ये आप पढ़ लो। ये अभी मत पढ़ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये इसलिए रेड मार्क इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम और मॉडिग्लानी मिलर ये सब होने के बाद में ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत इजी है। इसमें मतलब जो चारों में हमने देखा उसकी एक तरह से समरी लिखी हुई है। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अंडर डिफरेंट अप्रोचेस यूज टू एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। एक ही चीज़ लिखी है इसके अंदर में कि कुछ थेरीज ऐसा बोलती है कि वैल्यू कंपनी के बदलती है और कुछ थेरी बोलती है कि वैल्यू कंपनी की नहीं बदलती। इसी बारे में सारी के सारी जानकारी है। सो यहाँ तक मैं हो गया ऐसा मान के चलता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच। ये दोनों ऐसी थेरी है जो बोलती है कि कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती, और या कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का कितना भी आप बदल लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर इर्रिलेवेंट। सो किस तरह से इर्रिलेवेंट है, वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरह से नहीं बदलती, ये हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में जब हम ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।